हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा था, जो कि वॉल्यूम 2 था आपका, जो कि इससे पहले वाला जो पेड कोर्सेज वाला बैच स्टार्ट हुआ था उसी में का टेस्ट नंबर 12 है। टोटल इसमें जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो आज हम 12 नंबर प्रैक्टिस कोड को देखेंगे और प्लेलिस्ट इसका आपको बना हुआ होगा पेड कोर्सेज के नाम से। तो जाके आप लोग उस प्लेलिस्ट से सारा वीडियो को देख सकते हैं, पहले देख लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड हो जाएगा। और ज्ञान बिंदु का एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है कल से पेड कोर्सेज में, जो कि उसका भी वीडियो आपको रेगुलर मिल रहा है। साथ में पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना लोग वीडियो को देखते हैं उतना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो मिला है ये आपका हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष में जो है वो कब्रिस्तान R37 भी है, कब्रिस्तान R37 भी मिला है। उसके बाद समाधान पेटिका है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं एवं जौ के दाने, उसके बाद अन्नागार, स्वास्तिक्स एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी के पैमाने, ये सभी आपका हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष है, ठीक है। आगे हम देखते हैं चनहुद्रों से प्राप्त अवशेष की बात करें तो अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनका, ये सभी आपका चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। सूर्यकोंडा से क्या प्राप्त हुआ है, तो सूर्यकोंडा से प्राप्त आपका जो अवशेष है वो घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला है। बनमाली से प्राप्त अवशेष में आपका आ जाएगा हल्की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने, जौ, उसके बाद तांबे के बानाग्रह, ये सभी आपका जो है बनवाली से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है। सुविधानाथ मकर प्रतीक था उनका, शीतलनाथ का श्रीवत्स था प्रतीक, श्रेयांसनाथ का गैंडा, वसुपुज का वरा। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा विकल्प औसत्य है। तो इसमें जो आपका आंसर है वसुपुज वरा, ये आपका औसत्य है। वसुपुजनाथ का प्रतीक चिन्ह महिष है, क्या है, महिष है, ना कि वरा है। ऑप्शन नंबर जो है डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 12वें जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था वसुपिज। और विमलनाथ का प्रतीक जो है वो वरा है, विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह वरा है, जो कि 13वें जैन तीर्थंकर थे। अगला है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को जो कहा जाता था वो छद्मवासिनी कहा जाता था, छद्मवासिनी। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियां की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अत्यधिक सुरक्षित थी, उन्हें पुनर्विवाह नियोग की अनुमति थी। मौर्यकालीन समाज में जो विधवा विवाह था उसका प्रचलन था, और कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती थी, जिन्हें छद्मवासिनी कहा जाता था, छद्मवासिनी। मौर्यकालीन समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित था, उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को रूपजीवा कहा जाता था। जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, रूपजीवा। उनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था, और संप्रभात घर की स्त्रियां प्रायः घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है, ऐसी महिलाएं जो घर में रहती थी। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है, मोक्ष शब्द तलाक के लिए कौटिल्य ने प्रयोग किया है। गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिहिर भोज की। गुज्जर प्रतिहार शासकों में जो आदिवरा उपाधि थी ये मिहिर भोज की थी, किसकी, मिहिर भोज की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र। उनका वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट था, कौन था, नागभट्ट प्रथम, जो कि प्राथमिक वास्तविक महत्वपूर्ण शासक था। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति से मलेच्छो यानी कि मलच्छे का मतलब होता है अरब, अरब का नाशक बताया गया।
उसके अलावे अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो वत्स्य राज को माना जाता है, जो कि वास्तविक संस्थापक था। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था और यह विष्णु भक्त था। इन्होंने विष्णु के सम्मान में ही आदिवरा एवं प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी। 5 नंबर है, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल नहीं कही जाती है? कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए तिरुकुरल, तिरुकुरल या फिर कुरल। इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं, तिरुवल्लुवर। इस रचना में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार्य शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित हैं। पत्तू थापू 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। पत्तू थापू जो है आपका ये पत्थु पातु, ये क्या है? 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। इन संक्षिप्त पदों में पांड्य राजा नेंडुजेलियन और चोल राजा कारिकल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। वहीं शिल्पादिक्रम की अगर हम बात करें तो शिल्पादिक्रम का मतलब होता है पायलों का गीत। इसके रचनाकार इलांगी आदिगल थे, इलांगे आदिगल। यह तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है और यह जो है बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। वही है तोल्कापियम। तोल्कापियम के रचनाकार तोल्कापियर हैं और ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखिए 6 नंबर, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? तो इस कथन की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज उस सिराज की। मिन्हाज उस सिराज जो था, मिन्हाज उस सिराज जो था मिन्हाज उस सिराज जो था उसने कहा था कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह मिन्हाज उस सिराज की कथन थी। वहीं एल्फिस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ये किसने कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था। उसके बाद डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जो थे, इनका मत था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को कहा जाता था वलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। देखिए साम्राज्य जो था विजयनगर का, उसका विभाजन राज्य में हुआ था। राज्य को क्या कहा जाता था? राज्य को मंडलम कहा जाता था। मंडलम से छोटा जिला होता था जिसको कोट्टम कहा जाता था। जिला को कोट्टम कहा जाता था, कोट्टम। उसके बाद कोट्टम या फिर बालनाडु भी कहा जाता था। कोट्टम और बालनाडु दोनों नाम था जिला का। परगाना, उससे छोटा हुआ परगाना को नाडु कहा जाता था। मेलाग्राम जो था वो 50 गांवों का एक समूह था, उसको मेलाग्राम कहा जाता था। और उससे छोटा ग्राम होता था जिसको उर कहा जाता था, ग्राम को उर। और राज्य को मंडलम, जिला को कोट्टम या बालनाडु, परगाना को नाडु कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ के जो शासक थे वो थे आपके यूसुफ खां। कौन थे? यूसुफ खां। अकबर ने जब कश्मीर अभियान किया था तो वहाँ के शासक यूसुफ खां थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अकबर का अभियान जो है वो 1581 ईस्वी में किया था और इस समय यहाँ के शासक हकीम मिर्जा थे। इस अभियान का नेतृत्व मानसिंह एवं स्वयं अकबर ने किया था। किसने? स्वयं अकबर ने। अकबर जो है अकबर सिंध यानी भटंडा का अभियान 1591 में किया था और इस समय यहाँ के शासक जानी बेग था। इस अभियान में मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना था और अकबर ने बिहार और बंगाल अभियान 1574 से 76 में किया। इस समय यहाँ के शासक दाऊद खां थे और इस अभियान में मुगल सेनापति मुनीम खान खाना था। फिर अकबर का कश्मीर अभियान होता है 1585 से 86 में और इस समय यहाँ के शासक यूसुफ खां था और इस अभियान में मुगल सेनापति भगवान दास और कसीम खां था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था आपका फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ऑप्शन नंबर बी।
देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ था वो 1700 प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से लेके 48 में आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसका समाप्ति एक्सला-सापल संधि के साथ हुआ था। एक्सला-सापल संधि के साथ 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेके 1754 तक, और 1754 में पांडुचेरी की संधि के साथ जो है ये समाप्त हो गया था। पांडुचेरी की संधि के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था 1756 से लेके 63 में, 1756 से 63 में, और ये पेरिस की संधि के साथ 1763 में समाप्त हुआ था। तो अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा किया जाना था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम का क्या था, तृतीय से आपसे पूछा गया इसलिए आंसर बी हो जाएगा, लेकिन पहला का पूछे तो जहाज़ों पर कब्जा करना इसका कारण था। 10 नंबर है 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये मृत्यु इसका लखनऊ में हुआ था। 1857 की क्रांति का इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, इलाहाबाद और बनारस से। वहीं इसको दबाने का श्रेय जो है वो जनरल नील को जाता है। दिल्ली में विद्रोह को दबाने का क्रम जॉन निकलसन मारा गया। दिल्ली में विद्रोह दबाने के क्रम में जॉन निकलसन मारा गया। लखनऊ में विद्रोह को दबाने के क्रम में हेवलॉक तथा जनरल नील मारा गया। 11 नंबर प्रश्न आता है कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1857 को, 12 अप्रैल 1857 को बाबा राम सिंह कूका द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन में मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। कूका आंदोलन जो था वो 1840 से 72 की शुरुआत भगत जवाहर मल यानी कि सियान साहिब और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई थी कूका आंदोलन। मणिपुर या नागा विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय जदो नांग को जाता है, जदो नांग को। भारतीय धन की बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1895 में। 1895 में गठित बेल्वी कमीशन आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड वेल्वी थे, और इस आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व दादाभाई नौरोजी, सर वेडर्ड बर्न और W.S. कैनन ने किया था। इस देश की अर्थव्यवस्था के संरक्षक और एवं प्रहरी के रूप में 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले एवं दिनसा वाचा ने आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक शोषण व धन की निकासी के प्रक्षेप में अपने पक्ष रखे थे। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। एक्चुअली होम रूल लिंक जो है ये तिलक देखिए होम रूल लिंक की स्थापना एनी बेसेंट पहले की थी, बाद में तिलक किए थे। तो होम रूल आंदोलन जो तिलक वाला है उसका स्थापना अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास के क्षेत्र में हुआ था। तो पहले अप्रैल वाला हुआ था, फिर आपका ये हुआ था, सॉरी उल्टा बोलती थी मैं, पहले हुआ था बाल गंगाधर तिलक का ही, है ना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। उसके बाद गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में होती है। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में होती है। और खेरा आंदोलन, अच्छा गदर आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो लाला हरदयाल थे, और खेरा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता 1918 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव NG रंगा चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था, हुंकार, और ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। वहीं NG रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह 1917 का विरोध किए थे। NG रंगा
15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इसका नाम तहकीकात समिति था। क्या था? तहकीकात समिति। और इन समिति की अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर आदि थे। इस समिति की रिपोर्ट प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो K2 दैट मीन्स की गार्डविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये विध्न श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में स्थित कैमूर हिल जो है वो विध्न श्रेणी का हिस्सा है। विध्न श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक था और इसे गुजरात में जोवट हिल कहा जाता है। गुजरात में जोवट हिल कहा जाता है। विध्न श्रेणी में ही विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी पाई जाती है। ये पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है। निम्नलिखित में किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा शारदा को जाना जाता है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है और यह घाघरा की सहायक नदी है। तो काली नदी जो नेपाल में जानते हैं वही है शारदा नदी, है ना। इसी को जो है वो काली नदी भी कहा जाता है। और शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। ये घाघरा की सहायक नदी है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। कावेरी नदी जो है ये दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो देखिए इसमें अभी भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि दक्षिणी गंगा और दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहते हैं। फिर से बोलती हूँ मैं, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, और गोदावरी ही जो है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे है 19 नंबर। पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है और ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और ये भूमध्य सागर के अलावा कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करता है। पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब है। आगे देखिए 20 नंबर। ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ब्रजपोहा जलप्रपात मांडवी नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात और ब्रजपोहा जलप्रपात गोवा स्थित मांडवी नदी पर है। ब्रजपोहा और दूधसागर दोनों याद रखिएगा। उसके बाद नर्मदा नदी पर दुग्धधारा कपिलधारा जलप्रपात है और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम हेगेन नक्कल जलप्रपात है। हेगेन नक्कल। 21 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है? कच्छ वनस्पति स्थल और उसके राज्य दिया हुआ है। धर्मा जो है गुजरात, यही विकल्प आपका जो है वो औसत्य है। धर्मा कच्छ वनस्पति मैग्रोव स्थल उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। ये आपका गलत हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, डुमस उभरत कच्छ वनस्पति क्षेत्र गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब है कुडारपुर आपका कर्नाटक में, बैतरनी महाराष्ट्र का है, कजुवेली तमिलनाडु करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में है और इस परियोजना में सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात को और सबसे ज़्यादा हानि मध्य प्रदेश को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है?
स्थानांतरित कृषि है, सॉरी स्थानांतरित निकल गया, स्थानांतरित कृषि और राज्य, ये आपको मैच करना है। तो स्थानांतरित कृषि और राज्य में आप देखेंगे तो इसमें दिया है बेगमा मेघालय, बेगमा मेघालय, कुमारी पश्चिमी घाट, कुमारी पश्चिमी घाट सही है, कुरुबा छत्तीसगढ़, यही कथन आपका औसत्य है। कुरुबा जो है झारखंड में स्थानांतरित कृषि, मुझे साइंस का ही वर्ड निकल जा रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है इसीलिए। छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि, छत्तीसगढ़ में जो है स्थानांतरित कृषि देवप्पा है, ठीक है, ये सही है आपका। उसके बाद डाहिया बेबर छत्तीसगढ़ का है, दीपा भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन झारखंड में आपका जो स्थानांतरित कृषि है वो कुरुबा है, कुरुबा कहाँ का, झारखंड का। अगला है पमालू मणिपुर का, सही है। 24 नंबर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालघाट हीरो की खान के लिए जाना जाता है, मझगांव मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नॉट, इसमें से मतलब नन ऑफ दीज, इसमें से जो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, बिकॉज बालाघाट जो है वो मैग्नीज की खानों के लिए जाना जाता है और मझगावा हीरा की खानों के लिए जाना जाता है। तो दोनों कथन जो है आपका वो क्या है, इसमें से इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न था आपका कि में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन जो है वो आपका गलत है, उल्टा दे दिया है इसलिए गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान। कल्पक्कम कहाँ पे है आपका? तो कल्पक्कम कर्नाटक में नहीं, बल्कि कल्पक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। कैगा, कैगा है कर्नाटक का, कैगा कर्नाटक का है। जैतापुर महाराष्ट्र का है, ककारपारा गुजरात का है, कुडनकुलम तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए जो है ये गलत दिया हुआ है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन जो हुआ था ये 1954 में हुआ था, 1954 में। ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय हथकरघा, अगर आपसे पूछे हथकरघा बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का गठन हुआ था। हथकरघा 1950 में और हस्तकला 1953 में। और विक्रय संगठन चेन्नई, केंद्रीय विक्रय संगठन जो चेन्नई में है, इसका गठन 1958 में हुआ था, 1958 में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अवस्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, बोरीवली महाराष्ट्र में है। चित्तपावन जनजाति किस राज्य की है? चित्तपावन जनजाति महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काली अट्टम लोक नृत्य जो है ये आपका केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861 जो है ये भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। और इस अधिनियम में जो कुछ प्रावधान था उसे जरा देख लीजिएगा। प्रावधान ये था कि वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ये तो पहला था। दूसरा, वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तीसरा दिया गया कि जो भी पोर्टफोलियो सिस्टम की है शुरुआत किया गया। इसके तहत पोर्टफोलियो यानी कि सविभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। और इसी अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की थी। 32 नंबर देखिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान के जो मूल प्रस्ताव, हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज़ करता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1953 में। ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्य में के एम पनिकर, एच एन कुजरू सम्मिलित थे।
इन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया था, एक राज्य एक भाषा को। वहीं आप जेवीपी कमेटी की अगर बात करें, जेवीपी कमेटी की अगर हम बात करें तो गठन जो हुआ था दिसंबर 1948 में किया गया, और ये रिपोर्ट अप्रैल 1949 में जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, इसीलिए जेवीपी समिति का नाम है। आगे है 34 नंबर, विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया। विधि के समान संरक्षण ये संविधान में लिया गया है आपका कहाँ से, तो इस प्रश्न का आंसर है अमेरिका से लिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1979 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जनता पार्टी सरकार द्वारा 1979 में वीपी मंडल, याद रखिएगा वीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई थी। वही प्रथम पिछड़ा आयोग जो है वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी, प्रथम पिछड़ा वर्ग। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। मतदाता जो है जो अपना वोट डालता है उसे मतदाता कहते हैं। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें दोस्तों, 57 में तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन यानी भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है। 58 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं शपथ अनुच्छेद ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्त है, और अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से राज्य की रक्षा करने की संघ का कर्तव्य है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वोसर्वा कौन होता है, तो आंसर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के शक्तियां एवं कार्य, अध्यक्ष नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद, ये सभी जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य है। वहीं अगर आप बात करते, आंसर तो आपका ए हो गया प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेश नीति का भी वो मूर्त रूप प्रदान करता है। देश के विकास का समुचित अवसर इसे प्रदान होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। चलिए 39 देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है, तो ये की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जो है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य कथन पूछा गया है, जो विधायक लोकपाल में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधायक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। ये विकल्प आपका सत्य है। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधायक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसे विधायक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ये भी सत्य है। जो विधायक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वो विधायक विघटन से समाप्त नहीं होते हैं। ये गलत है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, मुझे इसका आंसर एक मिनट में थोड़ा सा देखिए, इसका आंसर जो है जाए बी आपका गलत है। सॉरी, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधायक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया जाता है तो विधायक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। यही कथन आपका गलत है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है, गलत आंसर निकल गया था, सी इसका गलत है। ये सी सही है, डी सही है, ए सही है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधायक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकता है, तो इसे 4 माह तक।
विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, किंतु विधानसभा 3 माह तक रोक सकती है, किंतु विधानसभा द्वारा अगर उसे पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह और रोक सकती है। इस प्रकार 4 माह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मजदूर संघ समवर्ती सूची, उसके बाद है सीमा शुल्क राजसूची, यही सही नहीं है। सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य राजसूची का है, डाकघर बचत भी आपका संघ सूची का है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1994 में। 1994 में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम आया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1952 क्या था, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 का है। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है और 1974 जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 है। 44 है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 58 में संविधान में। हमारे मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58 में संविधान संशोधन 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया और इसके द्वारा संविधान के भाग 22 में नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में MCC तलवार की अध्यक्षता में की गई थी। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो डर्बी कप का संबंध जो हो जाएगा, इसका संबंध घुड़दौड़ से है। किससे? घुड़दौड़ से। बेस खेला जाता है बेसबॉल ट्रैक पे। डायमंड जो है, डायमंड इस पे बेसबॉल खेला जाता है। डायमंड बेसबॉल हो जाएगा, डायमंड बेसबॉल हो जाएगा आपका। ट्रैक एथलेटिक होगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सॉरी। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो डायमंड में, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर सी नहीं होगा, सी यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है। एंड कोर्स की अगर हम बात करें तो कोर्स का संबंध आपका हो जाएगा गोल्फ से। कोर्स जो है वो गोल्फ से है और ट्रैक याद रखिएगा एथलेटिक्स से है। मैट जो है, मैट जूडो, कराटा या ताइक्वांडो से है। तो डायमंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को जो है निकालने के लिए देश की कुल आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। तो ऑप्शन नंबर जो है देश की कुल जनसंख्या करेक्ट आंसर। हवाला क्या है? तो हवाला जो है वो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो जो राजकोषीय घाटा होता है और बजटीय घाटा होता है, इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक ऋण कहते हैं। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे होता है? 9/10 भाग इसके पानी के नीचे होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? तो साबुन के घोल के बुलबुले बनने का जो कारण है वो हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका मेन कारण है। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? तो ऐसे कंडीशन में उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल जिसको हम लोग टी से बताते हैं, कैपिटल टी से आवर्तकाल को बताते हैं और इसका जो टी बराबर होता है 2π इंटू रूट अंडर LYG। ये इसका फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और झूलने वाली लड़की के बगल में अगर कोई दूसरी लड़की बैठ भी जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो टी होगा आपका लोलक की लंबाई के समानुपाती तथा गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होगा। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो माइक्रोफोन जो है, एक मिनट, यहाँ 54 नंबर प्रश्न है। स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का जो नियम होगा वो संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से।
स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन का नियम था वो दो था, एक था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा कि किन्हीं दो माध्यम के लिए जो आपतन कोण की ज्वा होती है, यानी कि जिसको साइन आई बोलते हैं, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण साइन आर, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको आप लोग लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू पाई। पाई क्या होता है, नियतांक होता है। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो ये जो होगा आपका कहाँ पे, चालक के अधिक मोटाई वाले भाग पर। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक जो होगा वो चालक के अधिक मोटाई वाले भाग पर होगा। ऑप्शन नंबर नहीं ये गलत है, चालक के सबसे पतले वाले भाग पर होगा। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है चालक के सबसे पतले भाग पर। आंसर इसका भी गलत दिया हुआ है, आंसर इसका डी हो जाएगा 55 का। ठीक है, अच्छा हुआ कि समय से पहले मुझे दिख गया, वरना फिर इसका आंसर भी गलत हो जाता। ये भी आंसर आपका 55 का जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 देखिए, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। तो माइक्रोफोन जो है ये आधारित होता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट जो होता है वो ताप अस्थायी एक ऐसी युक्ति है जो किसी तंत्र के तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने में सहायक होती है। और रिले, बल्ब, स्विच ये सभी इस आदि सहित एक प्रणाली में थर्मोस्टेट सिग्नल उत्पन्न करता है। 58 देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक यानी जी का जो मात्रक होता है वो हो जाता है आपका न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर प्रति किलोग्राम, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो संचारित होती है किसमें, तो वो होगी संपीड़न एवं विरलन में। ऑप्शन नंबर सी। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष एवं गर्त के रूप में माध्यम में संचारित होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा वर्षा मापक यंत्र है। तो इसमें से वर्षा मापक यंत्र हो जाएगा यान की गति मापने वाला यंत्र है। मैक मीटर जो हो जाएगा ये आपका वायुयान, मैक मीटर हो जाएगा वायुयान की चाल को, ध्वनि की चाल के पदों को मापने वाला यंत्र। और वेव मीटर जो हो जाएगा, वेव मीटर रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र। दैट मीन्स कि इसका आंसर यूरोमीटर होना चाहिए। यहाँ पे तो एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है। देखो हेडोमीटर होता है लेकिन यूडोमीटर लिखा हुआ है, लगता है मुझे कि ये आंसर गलत लिखा गया है, हेडोमीटर होना चाहिए इसका। और मैक मीटर, जैसे कि मैं बताई कि मैक मीटर जो होता है वो वायुयान की चाल को, ध्वनि की चाल के पदों को मापने वाला यंत्र होता है मैक मीटर। एंड जो टैकोमीटर होता है वो वायुयान की गति मापने वाला होता है। और वेव मीटर जो होता है वो किसी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने वाला होता है। आंसर ये होना चाहिए जो कि गलत दिया हुआ है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितना हो जाएगा। तो फ्लोरीन संकेत में हम F से लिखते हैं और इसकी परमाणु संख्या 9 एवं परमाणु भार 19 होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा जो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है। समन्यूट्रॉनिक विकल्प कहने का मतलब वो होता है कि जिसका न्यूट्रॉन संख्या आपका समान होना चाहिए उसको समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप एक्चुअली ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम का कितना दिया हुआ है, सोडियम का है आपका दिया हुआ 11 और 24 होता है। एंड मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का आपका होता है 24 और 12। तब आप इस निकालिएगा तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो संभारिक हो जाएगा। ये दोनों संभारिक है, ये दोनों क्या है, संभारिक है। और नाइट्रोजन आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा वो फॉस्फोरस और सल्फर हो जाएगा, फॉस्फोरस और सल्फर हो जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। एक्चुअली करिएगा, जो 31 में से 15 को माइनस कीजिएगा और 32 में से 16 को माइनस कीजिएगा। दोनों का जो सम न्यूट्रॉनिक वैल्यू आएगा वो 16 आएगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू 16 आएगा, इसीलिए आपका ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा।
नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है, तो नाइट्रोजन की जो सहसंयोजकता होती है वो क्या 3 होती है, कितना 3 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है 2, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सी अम्ल है, आंसर ये निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल आपका हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल कौन सा है, फास्फोरिक अम्ल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है, यह नियम है, तो ये नियम है एवोगाड्रो का नियम। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम एवोगाड्रो का है। स्मेल्टाइट अयस्क है, तो स्मेल्टाइट जो अयस्क हो जाएगा, स्मेल्टाइट अयस्क ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट, कौन हो जाएगा, कोबाल्ट। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46% होती है। प्रकृति रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो प्रकृति रबर जो है, प्राकृतिक रबर ये बहुलक हो जाएगा आपका आइसोप्रीन का, किसका, आइसोप्रीन का। किसमें sp संकृत कार्बन है, तो sp संकृत कार्बन जो हो जाएगा ये CH डबल बाउंड CH में होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में जो है, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल से मिलके, तो इसमें एल्युमिनियम नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो जो हम लोग लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, सर लाइब्रेरी कहते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का, उसका जो वो जो आता है वो बनता है आपका रोसेला लाइकेन से, रोसेला लाइकेन से। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट बनने वाला भाग लेता है, तो ट्रू फ्रूट बनने वाला जो भाग है ये लेता है आपका अंडाशय, क्या, अंडाशय। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पौधे के क्रेब्स चक्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हो जाएगा आपका लोहा, क्या हो जाएगा, लोहा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है, अजगर, पाइथन, कैरट, हेमीडैक्टेलियस, मोर, पैबो, क्रिस्टेशियस, कीवी, एपेटेरियक्स, तो इसका जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी जो है वो गलत है, क्योंकि करैत का वैज्ञानिक नाम बंगेरस होगा, करैत का वैज्ञानिक नाम बंगेरस हो जाता है, BUNGARUS इसका। और घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो हेमीडाइकेटलियस हो जाता है, घरेलू छिपकली का। ब्रिक नालिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ब्रिक नालिकाओं में पाया जाता है घनागार एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 76 नंबर प्रश्न, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो पानी में आर्सेनिक विष के कारण जो बीमारी होती है वो हो जाती है केराटोरिस, क्या है, केराटोरिस, ऑप्शन नंबर ए। और जीरोप्लेथलेमिया जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। पेलाग्रा त्वचा दाद रोग है, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और इटाई कैडमियम के कारण होता है। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है, तो मानव का जो क्रोमोसोम होता है वो गुणसूत्र जो होता है वो 47 हो जाएगा क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डाउन सिंड्रोम में जो है, इस रोग में डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है कि ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शरीर के ढांचा का होता है। पटाउ सिंड्रोम में ऊपर वाला जो होठ होता है वो बीच से कट जाता है और तालू में दरार आ जाता है। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, 3600 कैलोरी होती है। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले जो केंद्र होते हैं वो मेरुज होते हैं, मेरुज कहते हैं। मध्य मस्तिष्क होता है, क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। और प्रमस्तिष्क वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। अगला है कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया जो है ये संपन्न होती है आपका गर्भाशय में। और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नालिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है कहाँ पे, नई दिल्ली में। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 नई दिल्ली में मनाया गया। हाल के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। वो थे विक्रम गोखले, वो जो थे वो एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है
वो राज्य होगा आपका महाराष्ट्र, जो कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बेल्जियम में किया जाएगा। 85वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। हाल के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो बैंक उत्सव सावधि जमा योजना की शुरुआत जो बैंक किया है वो भारतीय स्टेट बैंक और HDFC ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है। एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू किया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है आपका दलाई लामा को। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को। दलाई लामा एक पोस्ट होता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। बहुत लोग में कन्फ्यूजन रहता है कि दलाई लामा कौन है। तो दलाई लामा एक पोस्ट है और उन्हें जो है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। और डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर को दिया गया। सुमात्रा चरितराम पुरस्कार उमा शंकर को दिया गया। JCB साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। हाल में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम रही है, वो रहे इंग्लैंड। विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप टूर्नामेंट फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें भारत में इंग्लैंड को 6 विकेट से जो है हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया। इसमें भारतीय टीम के कप्तान शेफाली वर्मा थी। 89 नंबर प्रश्न है कि द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश कंसल। ये द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक आकाश कंसल है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पुस्तक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। बैचलर डैड तुषार कपूर की पुस्तक है। और डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये गलत है, ठीक है, यही आंसर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का। पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो पुरुष एशिया कप 2022 का जो विजेता है वो श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। तो भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को। अगला प्रश्न है 94 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बिहार खादी हस्तशिल्प मनोज तिवारी, ब्रांड एम्बेसडर का नाम दिया हुआ है, अभी कंपनी है, आपको मैच करना है। ये बिल्कुल सही है। गल्फ ऑयल अजय देवगन। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है, ना कि अजय देवगन है, ठीक है, यही आपका गलत है। भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरेस्टर दिया है? PS जोरेस्टर। तो ये जो दिया गया है सेशेल्स को। किसे? सेशेल्स को। चलिए मैथ का प्रश्न है 4-5 यहाँ पे, इसको आंसर कर लेते हैं। 96 का आंसर D हो जाएगा। 97 का आंसर आपका B हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न का A होगा। 99 का देखते हैं क्या है। 99 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, D हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का, आंसर A हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।